नमस्कार, मैं अमरेश कुमार। आज हम लोग सुमन क्लासेस जो 13वीं टेस्ट हुआ था उसमें जो करंट के क्वेश्चन पूछे गए थे, स्पेशली 70वीं बीपीएससी को ध्यान में रख करके उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे। टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे करंट के, जिसमें नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और बिहार के करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को शामिल किया गया था। क्वेश्चन का पैटर्न वही होगा जिस तरह के क्वेश्चंस कमीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अर्थात क्वेश्चंस जो होंगे वो आधे से ज्यादा क्वेश्चंस जो होंगे वो एमसीक्यू होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर वन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के तर्ज पर अब किस राज्य में राज्य राजधानी क्षेत्र का गठन किया जा रहा है? ऑप्शन है आपके पास उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक। अभी तक हमने देखा था कि जो दिल्ली है, दिल्ली का जो क्षेत्र होता है एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, उसी क्षेत्र में नेशनल कैपिटल रीजन का निर्माण किया गया है। लेकिन उसके अलावा एक अन्य राज्य उत्तर प्रदेश, जिसकी आबादी सबसे ज्यादा है, वहां पे भी स्टेट कैपिटल रीजन का निर्माण किया गया है। और लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्र, जिसमें हरदोई, रायबरेली, बहराइच, ये सब क्षेत्र आते हैं, उन सबको मिला करके स्टेट कैपिटल रीजन का निर्माण किया गया है। इसमें पहले कानपुर को भी शामिल किया जाना था, लेकिन बाद में कानपुर को हटा दिया गया है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। राज्यसभा में सदन का नेता 18वीं लोकसभा चुनाव के पश्चात किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? राज्यसभा में जो सदन का नेता होता है वो या तो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री अगर लोकसभा से हो या राज्यसभा से हो, अगर चाहे तो वो राज्यसभा में सदन का नेता हो सकता है, या फिर प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति को नियुक्त करता है, अपने किसी विश्वास पात्र व्यक्ति को, जो कि जिसे कि सदन का नेता नियुक्त किया जाता है राज्यसभा में। तो अभी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जेपी नड्डा अर्थात जगत प्रकाश नड्डा को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, जगत प्रकाश नड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ें तथा सही कथन का चयन करें। बिहार में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 2 है, ये पहला कथन है। दूसरा कथन है, केंद्रीय विश्वविद्यालय भागलपुर में खोला जाएगा, इसका नाम विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगा। अभी अगर ध्यान दिया जाए तो बिहार में अभी जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनकी संख्या 2 नहीं है, उनकी संख्या 4 है। इसमें से एक साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया, दूसरा गांधी यूनिवर्सिटी जो कि मोतिहारी में स्थित है, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि समस्तीपुर में है, और जो चौथा है वो है नालंदा यूनिवर्सिटी। और अभी जो 5वां यूनिवर्सिटी खोला जा रहा है वो भागलपुर में खोला जाएगा और उसका नाम होगा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। और जब ये यूनिवर्सिटी फंक्शनल हो जाएगा उसके बाद टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो होंगी उनकी संख्या बिहार में 5 हो जाएगी। इसीलिए अगर देखा जाए तो इसमें स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो सही है। इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा केवल 2, अर्थात ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, झारखंड के किस शहर में गिद्धों के लिए भोजनालय का निर्माण किया जा रहा है? यहाँ गिद्ध मृत पशुओं के अवशेष परोसे जाएंगे। गिद्धों को अगर देखा जाए तो 1990 के पहले, 1990 के पहले अच्छे खासे गिद्ध जो थे वो भारत में पाए जाते थे। लेकिन उसके बाद एक ड्रग का उपयोग किया गया, एक दवा का उपयोग किया गया जो मुख्य रूप से एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी सेडेटिव ड्रग्स था, जो कि पशुओं को दिए जाते थे, और वो था डोक्लोफेनॉक। इस डोक्लोफेनॉक ड्रग के ज्यादा उपयोग के कारण जब पशु, ये जो डोक्लोफेनॉक ड्रग था ये फैटी टिश्यूज जो होते हैं पशुओं के उनमें जमा हो जाता है। इस कारण से जब पशु मरते थे तो उसके बाद चूंकि ये गिद्ध स्कैवेंजर्स होते हैं और मरे हुए पशुओं पे ही निर्भर करते हैं, तो जब ये गिद्ध उनको खाते थे तो ये जो ड्रग था धीरे धीरे उनके आहार में शामिल हो गया, और उसके कारण किडनी फेलवर के कारण बड़ी मात्रा में गिद्धों की मृत्यु हुई। और अभी अगर देखा जाए तो गिद्धों की जो जनसंख्या है वो 1990 और उसके पहले के जो उनकी जनसंख्या थी उससे अगर कंपेयर किया जाए तो अभी इनकी जनसंख्या करीब 90% घट गई है, और इसीलिए अभी ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में भारत में शामिल हो चुके हैं। गिद्धों की संख्या बढ़ाने के लिए बहुत सारे पुनर्वास कार्यक्रम शुरू
किए जा रहे हैं, मुख्य रूप से हिमालयन स्टेट्स और जो दूसरे स्टेट्स हैं वहाँ पे भी शुरू किए जा रहे हैं। इन्हीं का इसी कार्यक्रम का एक हिस्सा है झारखंड के कोडरमा वाले क्षेत्र में ये शुरू किया गया है। यहाँ पे गिद्धों के लिए भोजनालय का निर्माण किया गया है, जहाँ पे मरे हुए पशुओं को गिद्धों के लिए परोसा जाएगा ताकि उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो सके। ऐसे भी गिद्धों को देखा जाए तो वो इकोसिस्टम का बहुत अहम हिस्सा है, वो स्कैवेंजर्स है, क्योंकि मरे हुए पशुओं को वो खाते हैं। अगर गिद्ध नहीं होंगे तो मरे हुए पशुओं को खाएगा कौन? इस कारण से जो कुत्ते होते हैं वो मरे हुए पशुओं को खाते हैं, जिस कारण से उनकी संख्या बढ़ती है। इसके अलावा दूसरे वॉर्म्स और फिर दूसरे कीड़े मकोड़े या फिर दूसरे इन्फेक्शन होने के कारण या फिर दूसरे इन्फेक्शन होने के चांसेस मरे हुए पशुओं के कारण बढ़ जाते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ें तथा सही कथन का चयन करें। निपाह वायरस एक जूनोटिक वायरस है। यह मुख्य रूप से जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। मुख्य रूप से इसका संचरण चमगादड़ के माध्यम से होता है। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, भारत में इसके सबसे ज्यादा मामले केरल में देखने को मिलते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट, इसके निदान हेतु एक टीका विकसित किया गया है। इसे MBPF5 नाम दिया गया है। इसका परीक्षण 2025 में शुरू किया जाएगा। अगर हम पहले स्टेटमेंट को देखें तो निपा वायरस एक जूनोटिक वायरस है, बिल्कुल सही है। जूनोटिक वायरस किनको कहा जाता है? वैसे वायरस जो जानवरों से मनुष्यों में फैलते हैं उनको कहा जाता है जूनोटिक वायरस। अगर इस निपा वायरस को देखा जाए तो ये मुख्य रूप से जो चमगादड़ होते हैं उनसे फैलता है, और चमगादड़ जो फल खाने वाले चमगादड़ होते हैं उनसे ये फैलता है, और उनसे ही ये मुख्य रूप से मनुष्यों में फैलता है। इसीलिए ये एक जूनोटिक वायरस है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका जो संचरण होता है मुख्य रूप से जो फॉक्स चमगादड़ होते हैं उनके द्वारा होता है। भारत में इसके सबसे ज्यादा मामले केरल में देखने को मिले। केरल ही जो राज्य था जो सबसे ज्यादा इस वायरस से प्रभावित हुआ, और केरल का एक क्षेत्र है क्वाजिकोड, वहां पे 1 या 2 व्यक्तियों की इस वायरस के इन्फेक्शन के कारण अब तक मृत्यु भी हो चुकी है। इसके निदान हेतु एक टीका विकसित किया गया है। इसे MBP59 दिया गया है। ये जो टीका है MBPF5, ये एक टीका नहीं है। टीका का मतलब होता है वैक्सीन। ये एक वैक्सीन नहीं है, हालांकि इसके ट्रायल शुरू किए गए हैं, इंडिया में भी इसके ट्रायल किए जाएंगे। ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, मतलब यहाँ पे इस वायरस से लड़ने हेतु डायरेक्ट हमारे शरीर में एंटीबॉडी इंजेक्ट किए जाएंगे जो इस वायरस को हमारे शरीर में न्यूट्रलाइज करेंगे। इसका नाम है MBPF5, और इसके जो ट्रायल है वो भारत में 2025 से शुरू होंगे। अर्थात इसमें जो तीसरा स्टेटमेंट होगा वो गलत होगा, क्योंकि MBP5 जो है वो एक वैक्सीन नहीं है, एक टीका नहीं है, बल्कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। हालांकि इसके ट्रायल भारत में 2025 से ही शुरू होंगे, और जो पहला और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ें तथा सही कथन का चयन करें। हाल में WHO ने मंकी पॉक्स को अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। ये बिल्कुल सही है। जो मंकी पॉक्स था वो सबसे पहले डिटेक्ट हुआ था कॉन्गो में। कॉन्गो एक अफ्रीकन नेशन है, वहां पे ये सबसे पहले डिटेक्ट हुआ था, और बहुत समय तक ये कॉन्गो में ही एंडेमिक रहा। एंडेमिक यहाँ पे कहने का मतलब है कि इसके जो मामले थे वो सिर्फ कॉन्गो में ही देखे गए, कॉन्गो के बाहर नहीं देखे गए। लेकिन 2023 में और 2023 का अंत आते आते ऐसा हुआ कि ये धीरे धीरे विश्व के करीब 100 देशों से भी ज्यादा देशों में इसके मामले देखे जाने लगे, और उसके पश्चात ही जो WHO था उसने मंकी पॉक्स का नाम बदल करके एमपॉक्स किया। साथ ही साथ जो WHO था उसने इसे अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। यह एक जूनोटिक रोग है। ये जो मंकी पॉक्स होता है ये भी मुख्य रूप से किसके द्वारा फैलता है? मैमल्स के द्वारा फैलता है, और मैमल से ही ये मनुष्यों में ही ट्रांसफर होता है। हालांकि हाल में कुछ इसके जो स्ट्रेन्स है देखा गया है कि उनमें एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा भी इसका ट्रांसफर हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा भी, और दूसरे मैमल से भी इसका जो संचरण होता है ये मनुष्यों में हो सकता है। इसीलिए ये एक जूनोटिक रोग है, बिल्कुल सही है। यह एक ऑर्थोपॉक्स वायरस है। ऑर्थोपॉक्स वायरस कहने का मतलब वायरस, ऐसा वायरस जो मैमल्स को इन्फेक्ट करता है उनको हम कहते हैं ऑर्थोपॉक्स वायरस। तो ये बिल्कुल सही है, ह्यूमंस भी मैमल्स है और ये दूसरे मैमल्स को इन्फेक्ट करता है। अब हम लोग चौथा स्टेटमेंट देखते हैं। हाल के समय में मंकी पॉक्स के मामले अफ्रीका के बाहर भी तेजी से बढ़े हैं। ये बिल्कुल सही है। जैसा मैंने कहा कि 2023 के अंत तक विश्व के करीब 100 से ज्यादा देशों में इसके मामले जो थे वो तेजी से बढ़े हैं। इसीलिए इसमें अगर देखा जाए तो इसमें 1, 2, 3, 4 जो चारों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ें तथा सही कथन का चयन करें। क्षुद्र ग्रह मुख्य रूप से चट्टान, निकेल, आयरन इत्यादि से मिलकर के बने होते हैं। यह एस्टेरॉयड बेल्ट में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा स्टेटमेंट, हाल में एक क्षुद्र ग्रह का पता चला है जो 2029 में पृथ्वी से 32,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा और इस क्षुद्र ग्रह का नाम दिया गया है एपोफिस। इसको हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग देखने की कोशिश करते हैं क्षुद्र ग्रह अर्थात एस्टेरॉयड्स कहते किनको है। जो एस्टेरॉयड्स होते हैं वो एक्चुअली सोलर सिस्टम का ही हिस्सा होते हैं। मान लीजिए कि अगर सन है तो उसके जो सबसे नजदीक का ग्रह होता है वो क्या होता है, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के बाद वेनस, वेनस के बाद अर्थ, अर्थ के बाद मार्स, और मार्स के बाद होता है जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में माना जाता है कि पहले एक ग्रह था जो अन्य ग्रह की तरह ही पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा था, लेकिन एक एक्सप्लोजन के कारण ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गया। लेकिन इसके जो पार्टिकल्स थे जो छोटे छोटे पार्ट में टूटे उसमें कुछ छोटे भी हैं, कुछ बड़े भी हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनका आकार 10 मीटर या फिर उससे भी कम है, और कुछ ऐसे भी हैं जिनका आकार बहुत बड़ा है, जिनको कहा जाता है ड्वार्फ प्लैनेट। जैसे आपका हो गया सेरेस या फिर हो गया मेक, ये सारे ड्वार्फ प्लैनेट है जो कि कहां से बिलोंग करते हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट से बिलोंग करते हैं। और इन्हीं एस्टेरॉयड बेल्ट में कुछ ऐसे भी चट्टान के पार्टिकल्स होते हैं जिनका कि साइज छोटा होता है, जैसे कि कुछ टन के या फिर 10 मीटर स्क्वायर या फिर 100 मीटर स्क्वायर के आसपास ये होते हैं। इनको कहा जाता है एस्टेरॉयड्स, और उन्हीं के नाम पे इस वाले रेंज का नाम रखा गया है एस्टेरॉयड बेल्ट। अब ये क्या होता है एस्टेरॉयड बेल्ट, कभी कभी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित होकर के पृथ्वी की तरफ आ सकते हैं, या फिर अधिकतर जो एस्टेरॉयड्स होते हैं वो एक्चुअली जुपिटर की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि जुपिटर का जो होता है, जो मास है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, वो अर्थ की अपेक्षा और दूसरे ग्रहों की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। इसीलिए ये जो जुपिटर है वो ऐसे एस्टेरॉयड से पूरे पृथ्वी की और नीचे वाले जितने भी ग्रह हैं उनकी रक्षा करता है। कहा जाता है कि अगर जुपिटर नहीं होता तो ये अधिकतर जो एस्टेरॉयड्स हैं वो पृथ्वी की तरफ आते, और अगर ये पृथ्वी पे गिरते इतनी बड़ी संख्या में तो ये हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता था। ये तो ये हमने देखा एस्टेरॉयड्स क्या होते हैं। अब हम देखने की कोशिश करते हैं दूसरा स्टेटमेंट। हाल में क्षुद्र ग्रह एपोफिस का पता चला जो 2029 में पृथ्वी से 32,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। ये बिल्कुल सही है। हाल में एक ऐसे क्षुद्र ग्रह का पता चला है जिसे नाम दिया गया है एपोफिस, और ये 2029 में माना जा रहा है कि पृथ्वी से 32,000 किलोमीटर की ऊंचाई से गुजरेगा। और इसरो के द्वारा भी कहा गया है, जो इसरो के अभी चीफ है उनके द्वारा भी कहा गया है कि भारत इस पे विचार करेगा कि हम ये जो क्षुद्र ग्रह है इसके अध्ययन के लिए कोई यान भेजें, और नासा पहले ही इस क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए अपना यान भेज चुका है। इसे नाम दिया गया है एपोफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। हाल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा भारत में बनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन आईएनएस अरिहंत को सेना में शामिल किया गया। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आईएनएस अरिहंत जो कि एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, इसे हाल में भारत की सेना में शामिल किया गया। ये एक न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है।
आईएनएस अरिहंत न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। ये जो सबमरीन होती हैं ये न्यूक्लियर पावर्ड होती हैं, अर्थात इसमें एक छोटे आकार का न्यूक्लियर प्लांट, बहुत छोटे आकार का न्यूक्लियर प्लांट लगा होता है जिससे इनको एनर्जी मिलती है। नॉर्मली जो सबमरीन्स होती हैं वो पानी के अंदर रहती हैं और अगर वो न्यूक्लियर पावर्ड नहीं होंगी तो उनको एयर इनटेक के लिए कुछ समय के लिए समुद्र के ऊपर आना पड़ता है, और जब ये समुद्र के ऊपर आती हैं उस समय इन्हीं के द्वारा इसको टारगेट किया जाए इसकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप न्यूक्लियर पावर सबमरीन का निर्माण करते हैं तो ये लगातार बहुत ज़्यादा समय तक समुद्र में बहुत ज़्यादा गहराई पे अंदर रह सकती हैं, इसीलिए इनको डिटेक्ट कर पाना और इनको न्यूट्रलाइज या डिस्ट्रॉय कर पाना ये बहुत मुश्किल होता है। हाल तक भारत सिर्फ एक ही न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन को ऑपरेट करता था और वो था कौन? आईएनएस अरिहंत। आईएनएस अरिहंत जिसे सेना में शामिल किया गया था, यह भी एक बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। और उसके बाद आईएनएस अरिहंत क्लास का ये दूसरा सबमरीन है जिसे आईएनएस अरिहंत नाम दिया गया है, जिसे डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा सेना में शामिल किया गया। यह आईएनएस अरिहंत क्लास की पनडुब्बी है, बिल्कुल सही है। यह K4 तथा K15 मिसाइल को दागने में सक्षम है। K4 और K15 ये क्या है? K4 और K15 ये दोनों SLBM है। SLBM का मतलब होता है सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, जिसमें जो K15 है इसकी जो रेंज है करीब 700-800 किलोमीटर की है और जो K4 है इसकी जो रेंज है वो करीब 1500 किलोमीटर की। तो ये जो आईएनएस अरिहंत होगा ये इन दोनों ही SLBM को अपने साथ कैरी कर सकता है जिनका रेंज बहुत ज़्यादा है। इसीलिए ये जो तीसरा स्टेटमेंट है ये भी सही होगा, यानी पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही और तीसरा स्टेटमेंट सही है, अर्थात तीनों ये स्टेटमेंट इसमें सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, हाल ही में किस भारतीय व्यक्ति को ओलंपिक समिति का सर्वोच्च सम्मान ओलंपिक ऑर्डर से नवाजा गया? नीरज चोपड़ा, देवेंद्र जजारिया, अभिनव बिंद्रा और मनु भाकर। इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा को बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी मिल चुका था पहले शूटिंग में, और इस साल उनको ओलंपिक समिति का सर्वोच्च सम्मान ओलंपिक ऑर्डर से नवाजा गया है। याद रखिएगा किनको नवाजा गया है? अभिनव बिंद्रा को। नेक्स्ट है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला बुकर पुरस्कार 2024 उपन्यास कैरोस के लेखन तथा अनुवाद हेतु किन्हें प्रदान किया गया? ये जो बुकर पुरस्कार दिए जाते हैं वो किसी ब्रिटिश को दिए जाते हैं या फिर किसी ब्रिटिश व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे लैंग्वेज में या किसी दूसरे व्यक्ति या फिर किसी ब्रिटिश व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के उपन्यास का अगर इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया जाता है तो उसके लिए दिए जाते हैं। पहले हम लोग को पता है, भारतीयों को भी मिल चुका है, जैसे गीतांजलि श्री के द्वारा एक उपन्यास लिखा गया था टॉम ऑफ सैंड, उसके अनुवाद के लिए डेजी रॉकवेल और गीतांजलि श्री को दिया गया था। और इस साल ये प्राइज दिया गया है, जो उपन्यास है कैरोस के लिए दिया गया, और ये दो लोगों को दिया गया है, जेनी बैक और माइकल हॉफमैन। जेनी बैक और माइकल हॉफमैन को याद रखिएगा। और उपन्यास कौन था? कैरोस। निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ें तथा सही कथन का चयन करें। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब महाराष्ट्र के नासिक में बनेगा। देश का पहला जो सेमीकंडक्टर फैब है वो महाराष्ट्र के नासिक में नहीं बनने वाला है, वो गुजरात में बनने वाला है, गुजरात के धोलेरा में। इंडिया फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब, इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? गुजरात के धोलेरा में। गुजरात के धोलेरा में इसका निर्माण किया जा रहा है, और इसके निर्माण में इसके निर्माण में पावर चिप जो कंपनी है, कहाँ की कंपनी है? ताइवान की, उसके साथ कोलैबोरेशन हुआ है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का।
टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का उसके साथ कोलैबोरेशन हुआ है और ये दोनों मिल करके गुजरात के धोलेरा में प्लांट्स का निर्माण करेंगी और इससे जो प्रोडक्शन की शुरुआत होगी वो 2026 में होगी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। कलात्मक तथा सांस्कृतिक मूल्य वाली फिल्मों को बढ़ावा देने हेतु किस राज्य सरकार के द्वारा सी स्पेस नाम के ओटीटी प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जा रहा है? इस ओटीटी प्लेटफॉर्म को क्या नाम दिया गया है? सी स्पेस। और ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है? केरल गवर्नमेंट के द्वारा। जो मलयालम फिल्में बनती हैं उसमें उनमें उनको ज़्यादा कलात्मक बनाने के लिए, उनकी कल्चरल डाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है उसका निर्माण किया गया है। मुख्य रूप से किसके द्वारा? तो केरल गवर्नमेंट के द्वारा इनका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2 से संबंधित निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ें। इसे उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन के द्वारा अपनाया गया है। इसका उपयोग अपराधियों की पहचान हेतु किया जाएगा। ये जो त्रिनेत्र ऐप 2 है ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, त्रिनेत्र ऐप 2, जिसके तहत जो भी क्रिमिनल्स हैं उनका जो डिजिटल डाटा होता है, चाहे वो उनका रेटिना का स्कैन हो, चाहे वो उनका थंब प्रिंट है, इन सब चीज़ों को स्कैन करके एक जगह पे रखा जाएगा ताकि जो वारदात कम हो सके। साथ ही साथ जो इन्वेस्टिगेशन होता है, जो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है पुलिस के द्वारा, उसमें भी आसानी है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो तो इसमें ऑप्शंस देख लीजिए। इसे उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन के द्वारा अपनाया गया है, बिल्कुल सही है। इसका उपयोग अपराधियों की पहचान हेतु किया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। यानी इसमें स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। एआई के द्वारा संचालित अनुवाद उपकरण सुवास से संबंधित निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ें। सुवास क्या है? तो इसे पहला स्टेटमेंट देखिए, इसे सुप्रीम कोर्ट विधि अनुवादक सॉफ्टवेयर। सुवास का फुल फॉर्म क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट विधि अनुवादक सॉफ्टवेयर। इसे किसके द्वारा बनाया गया है? इसे बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसे किसके लिए बनाया गया है? मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए बनाया गया है। इसके तहत इस सॉफ्टवेयर कहा जाता है, यह न्यायिक दस्तावेजों को अंग्रेजी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के बीच अनुवाद कर सकने में सक्षम है। इसका मुख्य उपयोग क्या है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा जो भी डिसीजंस दिए जाते हैं वो अलग अलग भाषाओं में दिए जाते हैं, हिंदी में दिए जाते हैं, इंग्लिश में दिए जाते हैं, उनको क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने हेतु ये जो सॉफ्टवेयर होता है सुभाष, इसका उपयोग किया जाएगा। और अभी के संदर्भ में देखा जाए तो यह अंग्रेजी और हिंदी को 11 जो रीजनल लैंग्वेजेस होते हैं, जो क्षेत्रीय भाषाएं होती है, उसमें कन्वर्ट कर सकता है। यानी इसका जो पहला स्टेटमेंट है, इस सुप्रीम कोर्ट विधि अनुवादक सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट, यह न्यायिक दस्तावेजों को अंग्रेजी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के बीच अनुवाद कर सकता है, बिल्कुल सही है। वर्तमान में अंग्रेजी भाषा का 22 क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद कर सकने में सक्षम है, ये गलत है। अभी ये जो अंग्रेजी और हिंदी है उनको 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उनका अनुवाद कर सकने में सक्षम है। यानी इसका जो तीसरा स्टेटमेंट होगा वो गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? पहली महिला मेडिकल ऑफिसर देखना है। पहला ऑप्शन है गीतिका कौल, दूसरा सीमा चौहान, तीसरा फातिमा वसीम और चौथा दीपिका मिश्रा। याद रखिएगा, जो पहली मेडिकल ऑफिसर जिनको सियाचिन में तैनात किया गया है, सियाचिन ग्लेशियर पे, जो माना जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, वहाँ पे जो पहली मेडिकल ऑफिसर को तैनात किया गया वो है फातिमा वसीम। उनका नाम है फातिमा वसीम। और यहाँ पे जो पहली
विमेन ऑफिसर को तैनात किया गया था, वो मेडिकल ऑफिसर नहीं थी, उनका नाम था सीमा चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। हाल में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस, याद रखिएगा यूनाइटेड नेशंस के जो महासचिव हैं उनका नाम क्या है? एंटोनियो गुटेरस। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 99 को लागू किया। अनुच्छेद 99 से संबंधित निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ें। अनुच्छेद 99 क्या है? यूनाइटेड नेशन चार्टर में इसका क्या महत्व है, हम उसको देखते हैं। यह महासचिव की अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए संभावित खतरों के मामले में सुरक्षा परिषद का ध्यान आकर्षित करता है। यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें जो 5 मेंबर्स हैं जिसमें चाइना, यूएसए, यूके, फ्रांस और रसिया आता है, उनको कहा जाता है परमानेंट मेंबर्स, जिनके पास वीटो पावर होता है। लिख दीजिए, इनके पास होता है वीटो पावर। और जो बाकी 10 मेंबर्स होते हैं वो 2 साल के लिए चुने जाते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, उसके लिए वोटिंग होती है, वो सिर्फ 2 साल के लिए चुने जाते हैं। भारत भी अभी तक करीब 9 बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से संभावित खतरों, तो यह महासचिव को अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए, जो इसमें पहला स्टेटमेंट है वो देखिए, यह महासचिव को अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए संभावित खतरों के मामले में सुरक्षा परिषद का ध्यान आकर्षित करता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अनुच्छेद 99 तब लागू किया जाता है जब यूनाइटेड नेशन की ये सहमति होती है कि कुछ ऐसा विश्व में हो रहा है 2 देशों के बीच या फिर एक देश के अंदर, जो वैश्विक शांति और वैश्विक सुरक्षा के लिए आगे चल करके खतरा बन सकता है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। हाल में यूक्रेन पर हुए रूस के युद्ध के मामले में अनुच्छेद 99 को लागू किया गया। ये बिल्कुल गलत है। रूस के द्वारा जो यूक्रेन पर हमला किया गया उसके संबंध में अनुच्छेद 99 को लागू नहीं किया गया है, बल्कि इजराइल के द्वारा जो फिलिस्तीन पे हमला किया गया, मुख्य रूप से गाजा पे जो हमला किया गया और वहां पे जो लोगों की मृत्यु हुई और वहां पे जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो वहां पे डेवलप हुआ, उस कारण से जो अनुच्छेद 99 था उसको लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। संसद में एक मंत्री के द्वारा दिए गए जवाब के अनुसार किस देश में सबसे ज्यादा भारतीय कैदी जेलों में बंद हैं? ध्यान रखिएगा, संसद में एक मंत्री के द्वारा दिए गए जवाब के अनुसार जो सबसे ज्यादा भारतीय कैदी विदेशी जेलों में बंद हैं, वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में नहीं है, वो सबसे ज्यादा है सऊदी अरब में। आपके ऑप्शंस थे पाकिस्तान, यूएई, कुवैत और सऊदी अरब। तो भारतीय कैदी जो सबसे ज्यादा विदेशी जेलों में बंद है कहाँ पे है? सऊदी अरब में। नेक्स्ट क्वेश्चन 78। इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? इटली का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ मेरिट, इसे सम्मानित किया गया है कबीर बेदी को। कबीर बेदी इंडियन फिल्म एक्टर हैं, बहुत सारे फिल्मों में उन्होंने एक्टिंग की है और उन्हें इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट से कबीर बेदी को नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। मैनली झील से संबंधित निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ें। इसका निर्माण अगस्त 2023 में अमेरिका के डेथ वैली के क्षेत्र में हुआ था। अगस्त के आसपास अमेरिका के डेथ वैली वाले क्षेत्र में एक चक्रवात आया था और इस चक्रवात का नाम था हिलेरी, और इस चक्रवात के कारण ही यहाँ पे एक टेम्पोररी लेक का निर्माण हो गया डेथ वैली वाले क्षेत्र में। और ये जो टेम्पोररी लेक का निर्माण हुआ, जो अभी भी है, इसी लेक को नाम दिया गया, इसी लेक का नाम दिया गया या इसी झील का नाम दिया गया मैनली। और इसके निर्माण में किसकी अहम भूमिका रही? चक्रवात साइक्लोन हिलेरी की। ऐसा माना जा रहा था कि कुछ समय के बाद ये जो लेक है मैनली, ये लुप्त हो जाएगा, लेकिन ये अभी तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, यानी इसमें स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही होगा। इसका निर्माण अगस्त 2023 में अमेरिका के डेथ वैली के क्षेत्र में हुआ। इस झील के निर्माण में चक्रवात हिलेरी की अहम भूमिका रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा आयुध
गोला बारूद और मिसाइल निर्माण परिषद का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? याद रखिएगा, भारत में मुख्य रूप से दो डिफेंस कॉरिडोर हैं। एक जो है वो तमिलनाडु में स्थित है और दूसरा जो डिफेंस कॉरिडोर है वो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में देखिएगा तो उत्तर प्रदेश में आपको आगरा, लखनऊ, कानपुर, उसके बाद झांसी, ये सब ये सारे डिस्ट्रिक्ट का जो क्षेत्र है वो इसमें शामिल होता है। जैसे हम लोग जो ब्रह्मोस मिसाइल जो भारतीय इंडियन आर्मी के द्वारा यूज किया जाता है उसका भी निर्माण यहाँ पे होता है। और ये जो माना जा रहा है जो उत्तर प्रदेश में ये जो डिफेंस कॉरिडोर है वो अभी दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस कॉरिडोर इसको माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ली किनियांग का हाल में निधन हो गया? ली किनियांग कहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके थे? ये चीन के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके थे और ऐसा माना जाता है कि अभी जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उससे उनके संबंध भी अच्छे नहीं थे और हाल ही में उनका जो है वो निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 82। निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ें तथा सही कथन चुनें। पूरे विश्व में नदी में रहने वाले डॉल्फिन की 6 प्रजातियां पाई जाती है। डॉल्फिन की जो प्रजातियां पाई जाती है वो मुख्य रूप से एशिया में पाई जाती हैं और इसके अलावा साउथ अमेरिका में पाई जाती हैं। और इन दो जगहों पे अगर देखा जाए तो पूरी करीब 6 प्रजातियां हैं रिवर डॉल्फिन्स की जो पूरे विश्व में पाई जाती हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 1980 से लेकर अब तक रिवर डॉल्फिन्स की 73% आबादी लुप्त हो चुकी है। ये भी बिल्कुल सही है। 1980 से लेकर के अब तक अगर देखा जाए तो 73% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो था वो रिवर डॉल्फिन का लुप्त हो चुका है और इसका मुख्य कारण है फिशिंग और जो रिवर का पॉल्यूशन होता है वो। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। डॉल्फिन के संरक्षण हेतु बगोटा कोलंबिया में एशियाई तथा दक्षिणी अमेरिकी देशों ने एक सहमति पे हस्ताक्षर की। डॉल्फिन्स को प्रिजर्व करने के लिए, डॉल्फिन्स का जो हैबिटेट होता है उसको कंजर्व करने के लिए कोलंबिया के बेगोटा में एक समिट का आयोजन किया गया जिसमें टोटल 11 देशों ने भाग लिया। इसमें भारत में भी भाग लिया और इसमें इस रणनीति पर चर्चा की गई कि आगे हम डॉल्फिन्स के को किस तरह से प्रिजर्व और किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं और साथ ही साथ उनकी जो जनसंख्या है, उनकी जो संख्या है कैसे हम बढ़ा सकते हैं। इसमें भारत ने भी भाग लिया और भारत के अलावा अन्य 10 देशों ने इसमें भाग लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन से संबंधित निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ें। विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन से संबंधित निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ें। पहला स्टेटमेंट है इस सम्मेलन का आयोजन जर्मनी में किया गया। दूसरा स्टेटमेंट है इसका मुख्य उद्देश्य था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के फलस्वरूप उत्पन्न चुनौतियों से निपटने हेतु रणनीति तैयार करना। और तीसरा स्टेटमेंट है इस घोषणा पत्र पर भारत के साथ साथ अन्य 24 देशों ने हस्ताक्षर किए। पहले स्टेटमेंट को हम देखते हैं। इस सम्मेलन का आयोजन जर्मनी में किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन जो किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन जर्मनी में नहीं किया गया। इसका आयोजन 2023 नवंबर में किया गया। कहां पे? यूके में किया गया। यूके के बर्कले में किया गया और यहीं से आया बर्कले डिक्लेरेशन। इसमें टोटल सिग्नेटरी कंट्रीज जो थे, भाग लेने वाले देश, उनकी संख्या थी 28, जिसमें भारत भी शामिल था। और भारत के अलावा इसमें चाइना, यूएसए, यूरोपियन यूनियन के दूसरे देश, इन सबको शामिल किया गया था। इसीलिए टोटल जो कंट्रीज की संख्या थी वो 24 नहीं थी, वो थी 28। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो गलत उपयोग होता है, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में हो या फिर वो जो
सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उसमें उसका जो गलत उपयोग होता है उस पर प्रतिबंध लगाना। साथ ही साथ जो देश हैं जो कि एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन के जो सिग्नेटरीज हैं उनके बीच में आपस में जो कोऑपरेशन होता है उसको बढ़ाना। इसीलिए इसका अगर देखा जाए तो इसमें सिर्फ जो स्टेटमेंट 2 है जो सिर्फ वही सही होगा, क्योंकि इसमें भाग लेने वाले देशों की संख्या 28 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव एवं वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन अर्थात साइट्स अर्थात कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउना से संबंधित निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ें। अर्थात साइट से संबंधित निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ना है और देखना है कि वो कथन सही है या गलत। साइट्स की अस्थायी समिति की 77वीं बैठक जिनेवा स्विट्जरलैंड में संपन्न हुई, बिल्कुल सही है। साइट्स की जो कॉप 77 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज साइट्स की जो 77वीं बैठक थी या फिर इसी को कहा जाता है कॉप 77 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 77, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका आयोजन किया गया जेनेवा में, स्विट्जरलैंड, जिसमें भारत ने भी भाग लिया। अगर देखा जाए तो ये जो साइट्स था इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1973 में, इसकी स्थापना हुई थी और भारत जो है वो 1976 में ये जो साइट्स है उसका सदस्य बना था। इसमें हम स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। साइट्स की स्थायी समिति की 77वीं बैठक जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई, बिल्कुल सही है। साइट्स का पहला सम्मेलन 1975 में हुआ, 1975 में नहीं हुआ था, ये 1973 में हुआ था और भारत इसका मेंबर बना था 1976 में। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, साइट्स संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करने तथा प्रतिबंधित करने हेतु सरकारों के बीच एक समझौता है। ये साइट्स क्या है? जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है जो पूरे वर्ल्ड ओवर में पाई जाती है, उनका अगर इलीगल ट्रेड होता है एक देश से दूसरे देश के बीच में तो उनको रोकने के लिए साइट्स का निर्माण किया गया था, ताकि उनके इलीगल ट्रेड को, उनकी पोचिंग को या फिर उनका जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसको रोका जा सके। इसका निर्माण हुआ था, याद रखिएगा, 1973 में और इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो भी 1973 में ही हुई थी। यानी इसका जो स्टेटमेंट 1 है वो सही होगा, स्टेटमेंट 2 इसका गलत है और जो स्टेटमेंट 3 है वो सही होगा, अर्थात इसमें जो सही होगा वो होगा 1 और 3। जूडिथ सुमिनेवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? इनका नाम है जूडिथ सुमिनेवा तुलुका। ये कहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, बनी है? याद रखिएगा, कॉन्गो। जूडिथ सुमिनेवा तुलुका कहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? कॉन्गो की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुसेना ने ऑपरेशन बॉम्बी बकेट कहाँ शुरू किया? ऑपरेशन बॉम्बी बकेट क्या है? तो उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने के पश्चात वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के द्वारा यह ऑपरेशन शुरू किया गया था, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन बॉम्बे बकेट। इसके तहत क्या किया गया कि आईएएफ का जो चॉपर था MI-17V5, उसके नीचे क्या किया गया कि ये जो चॉपर था उसके नीचे एक रस्सी लटका करके उससे एक बकेट लटका दिया गया, जिसको आप कंट्रोल कर सकते थे यहाँ से रिमोट कंट्रोल के द्वारा। और उसके बाद फिर बगल के जलाशय से ये हेलीकॉप्टर पानी लेकर के जाता था और जहां पे भी आग लगी हुई है वहां पे जाकर के उस पानी को छोड़ देता था, जिससे जो उत्तराखंड की में जो आग लगी हुई थी उसे खत्म करने में बहुत अहम भूमिका इसने निभाई, ऑपरेशन बॉम्बे बकेट, जो आईएएफ के द्वारा ऑपरेट किया गया था और यहाँ पे इस चॉपर का उपयोग किया गया था, MI-17V5। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार लघु उद्यमी योजना से संबंधित निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ें। इस योजना के तहत हर परिवार को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, कोई परिवार इस योजना का पात्र तभी होगा जब उनकी आय 1000 रुपए मासिक से कम हो।
बिहार लघु उद्यमी योजना किन के लिए शुरू की गई है? तो लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और समाज का जो गरीब तबका है उसे गरीबी से उबारने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। इसके तहत उद्योग विभाग जो है वो ऐसे करीब 1200 से ज्यादा लोगों को चुनने का कार्य करेगा, जिनको 2 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा। 2 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा। साथ ही साथ उनमें स्किल डेवलपमेंट भी किया जाएगा। अलग अलग उद्योगों को वो किस तरह से विकसित कर सकें और किस तरह से उसमें आगे बढ़ सकें, इसके लिए उनमें स्किल डेवलपमेंट भी किया जाएगा। और इसके लिए वही लोग पात्र होंगे जिनकी जो मासिक आय है वो 6,000 रुपए से कम है। उनकी मासिक आय 1,000 रुपए से कम नहीं होनी चाहिए, बल्कि 6,000 रुपए से कम होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। स्वदेश दर्पण 2 के तहत बिहार के कितने स्थलों को चयनित किया गया है? स्वदेश दर्शन क्या है? तो जो टूरिस्ट साइट्स हैं पूरे भारत में, उनको विकसित करने हेतु मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा ये एक शुरू किया गया इनिशिएटिव है, जिसके तहत जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, साथ ही साथ वोकल टू लोकल को बढ़ावा देना, वोकल टू लोकल को बढ़ावा देना, वहाँ की सभ्यता, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का हैंडीक्राफ्ट, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने हेतु ये स्वदेश दर्शन शुरू किया गया है। स्वदेश दर्शन 2 के तहत पूरे भारत में करीब 53 ऐसे साइट्स को चुना गया है अलग अलग स्टेट्स से। और भारत और बिहार का अगर देखा जाए तो बिहार के 2 शहरों को शामिल किया गया है। पहला शहर है नालंदा और दूसरा शहर है गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नरेंद्र नारायण यादव, विजय कुमार, नंद किशोर यादव और राहुल झा। ये तो आप लोग को पता ही होगा, नंद किशोर यादव। इनको बिहार विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। टोटल 30 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया जो कि करंट के थे, और इसमें नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार के करंट अफेयर्स तीनों को शामिल किया गया था। अधिकतर क्वेश्चंस एमसीक्यू थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, जैसे कि एग्जाम्स में और पीसीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। नमस्कार, आज के लिए इतना ही।